नमस्कार मित्रों, हिंदी साहित्य दर्पण में आपका स्वागत है। आज हम मोटिवेशन के विषय में पढ़ेंगे, तो वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। CC3 मीन लर्निंग एंड टीचिंग अधिगम एवं शिक्षण यूनिट 1B। इसके पहले हमने अटेंशन पढ़ा, अब मोटिवेशन के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसे हिंदी में प्रेरणा कहते हैं। आज उसे अर्थ और प्रकार के विषय में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, जो मोटिवेशन होता है उसका अर्थ है, मोटिवेशन या प्रेरणा के शाब्दिक व मनोवैज्ञानिक अर्थ हैं। इन अर्थों में अंतर पाया जाता है। प्रेरणा के शाब्दिक अर्थ में हमें किसी अर्थ को, किसी कार्य को करने का बोध होता है, अतः हम उत्तेजना को प्रेरणा कह सकते हैं, क्योंकि उत्तेजना के अभाव में किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया संभव नहीं है। हमारी हर प्रतिक्रिया में किसी न किसी प्रकार की उत्तेजना पाई जाती है। प्रेरणा के मनोवैज्ञानिक अर्थ में हमारा अभिप्राय केवल आंतरिक उत्तेजना से होता है, जिस पर हमारा व्यवहार आधारित है। इसमें बाह्य चेतना का कोई महत्व नहीं होता है। प्रेरणा एक आंतरिक शक्ति है जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। अब हम दोस्तों प्रेरणा क्या है उसे एक चक्र के माध्यम से समझेंगे कि आखिर प्रेरणा घटित कैसे होती है। पहले कोई आवश्यकता होती है, कोई चीज की हमें इच्छा जागृत होती है, कुछ आवश्यकताएं हमारे जीवन में होती हैं, उससे तनाव निर्माण होता है। तनाव निर्माण होने पे अभिप्रेरित व्यवहार, मोटिवेटेड बिहेवियर हमारे अंदर आता है किसी माध्यम से। उसके बाद जब मोटिवेटेड बिहेवियर हमारे अंदर आ जाता है तो आवश्यकताओं में थोड़ा कमी होती है और हमें रिलीफ, टेंशन में, तनाव में रिलीफ महसूस होता है। और उसके बाद हम धीरे धीरे लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। जब हम लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो फिर हमें रिलीफ मिलता है और फिर नई आवश्यकता का जन्म होता है। नई आवश्यकता, इच्छा फिर जागृत होती है, फिर हमें कोई मोटिवेट करता है, फिर हम उस लक्ष्य की ओर चलते हैं। मतलब मनुष्य की आवश्यकताएं खत्म नहीं होती हैं, ये अभिप्रेरणात्मक चक्र चलते रहता है। आवश्यकताओं ने जन्म लिया, मोटिवेशनल बिहेवियर आपके अंदर आया किसी माध्यम से, उससे आपकी आवश्यकताओं कम हुई, टेंशन कम हुए, फिर आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं और लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। लक्ष्य प्राप्त होने के बाद आदमी की आवश्यकताएं खत्म नहीं होती, नई नई आवश्यकताएं व्यक्ति के जीवन में आती हैं। तो एक अभिप्रेरणात्मक चक्र चलता रहता है। तो इस प्रकार अभिप्रेरणा प्राणी की वह अवस्था है जो उसे किसी आवश्यकता के कारण भीतर से संचालित करती है तथा प्राणी किसी लक्ष्य की ओर निर्देशित करता है ताकि वह आवश्यकता की तुष्टि के लिए उसकी ओर अग्रसर हो सके। और अतः सामान्य रूप से अभिप्रेरणात्मक चक्र चलता है जो अन्य अवस्थाओं को पूरा करता है। सर्वप्रथम कोई आवश्यकता या इच्छा जन्म लेती है, अभिप्रेरक प्राणी को कार्य करने के लिए अभिप्रेरित करता है, अंतिम अवस्था में प्राणी अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है और अभिप्रेरणात्मक चक्र चलता रहता है। तो अब दोस्तों, अब इसकी परिभाषा पे आते हैं कि पाश्चात्य विचारकों ने इस पे क्या अनुदेशन दिया है। अभिप्रेरणात्मक चक्र में थोड़ा और समझ लेते हैं इसके उदाहरण के द्वारा। जब प्राणी एक प्रकार से वांछित लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है तब उसके मन में तत्काल एक नया विचार उत्पन्न होता है और वो नया कार्य करने की प्रेरणा जागृत होती है। इस चक्र में इस अवस्था को उत्साहवर्धन मिलता है। यहाँ पे उत्साहवर्धन, जब रिलीफ होता है तो उसे उत्साह मिलता है और नया कार्य करने की वो सोचता है। अभिप्रेरित व्यवहार करता है, वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता प्राप्त करता है, मनुष्य की अभिप्रेरणा को और सशक्त करता है। एग्जाम्पल, जब कारखाने में मजदूरों को बोनस दिया जाता है तब उनमें उत्साहवर्धन होता है। परिभाषा में देखते हैं दोस्तों कि पाश्चात्य विचारकों ने क्या कहा है। पहले विचारक है कैच एंड कैचफील्ड के अनुसार, प्रेरणा का प्रश्न क्यों का प्रश्न है। प्रेरणा का प्रश्न क्यों का प्रश्न है। हम खाना क्यों खाते हैं, सीधी बात है। प्रेम क्यों करते हैं, सीधी बात है। धन क्यों चाहते हैं, इन सभी प्रश्नों का संबंध सिर्फ और सिर्फ प्रेरणा से है, कैच और कैचफील्ड के अनुसार। बहुत अच्छी बात बताई इन्होंने। क्रो व क्रो के अनुसार क्या है,
अभिप्रेरणा सीखने में रुचि उत्पन्न करने से संबंधित है तथा इस सीमा तक सीखने की बुनियाद रखता है। कुछ सीखने की इच्छा जागृत होती है। गुड के अनुसार प्रेरणा कार्य को आरंभ करने, स्टार्टिंग, फिर जारी करने, चलते रहना, और उसके नियमित करने की प्रक्रिया है। प्रेरणा कार्य को स्टार्ट करने, जारी करने, उसे नियमित करने की प्रक्रिया है। उपर्युक्त परिभाषा के आधार पर 4-5 बातें हमारे समझ में आती हैं कि विद्यार्थियों में कार्य के प्रति उत्सुकता होती है, व्यवहार में विद्यार्थी का ध्यान कार्य में केंद्रित हो जाता है, विद्यार्थी अपने कार्य में निरंतर लग जाते हैं, और प्रेरणा लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक होता है। तो ये 2-3 विचारक के परिभाषा है मोटिवेशन पे, प्रेरणा पर, और उस पे ये उपर्युक्त परिभाषा के आधार पर ये 4 चीजें निकल कर आती हैं। तो प्रेरणा को थोड़ा समझने में हमें आसानी होगी। अब दोस्तों इसके प्रकार पे आते हैं कि प्रकार क्या है। अभिप्रेरणा को प्रमुख रूप से 2 वर्गों में बांटा गया है। प्राकृतिक अभिप्रेरणा, वह अभिप्रेरणा प्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति के प्राकृतिक इच्छाओं, आवश्यकताओं तथा प्रवृत्तियों से संबंधित है। इस प्रेरणा में बालक किसी कार्य को स्वयं की इच्छा से करता है। इस प्रकार से कार्य करने से बालक को सुख का अनुभव होता है। अध्यापक के विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन बालक को प्रेरणा देता है। एग्जाम्पल, जब कोई बालक गणित का प्रश्न हल करने में आनंद प्राप्त करता है या किसी कविता के पाठ द्वारा प्रसन्नता व्यक्त करता है, इस प्रकार क्रिया करते समय वह आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होता है। आंतरिक अभिप्रेरणा कहलाती है इस प्रकार की, जो वो खुद से अभिप्रेरित होता है। प्राकृतिक अभिप्रेरणा पहला हो गया, और दूसरा इसका प्रकार है अप्राकृतिक या बाह्य अभिप्रेरणा। आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणा 2 प्रकार की अभिप्रेरणा है। और दूसरा है दोस्तों बाह्य अभिप्रेरणा या अप्राकृतिक। इस प्रेरणा में बालक किसी कार्य को स्वयं की इच्छा से नहीं करता है, लेकिन दूसरे के द्वारा दिए गए कार्य को वो करता है दूसरों की इच्छा से। वह आंतरिक सुख प्राप्त करने के लिए कार्य नहीं करता है, लेकिन किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वो करता है। जैसे शिक्षक प्रशंसा, अच्छे ग्रेड प्राप्त करना, पुरस्कार प्राप्त करने के लिए, प्रतिस्पर्धा के लिए। तो ये दो प्रकार हो गए दोस्तों प्रेरणा के, प्राकृतिक अभिप्रेरणा, अप्राकृतिक अभिप्रेरणा, या इसे दूसरे शब्दों में कहें आंतरिक अभिप्रेरणा या बाह्य अभिप्रेरणा। तो इससे क्या सिद्ध होता है दोस्तों? इससे अभिप्रेरणा के माध्यम से उसका शिक्षा में क्या है, शिक्षा में उसका क्या उपयोग है, बालकों को प्रेरित करने में आंतरिक अभिप्रेरणा को अच्छा समझा जाता है, उत्तम समझा जाता है, क्योंकि इस प्रकार की क्रिया के फलस्वरूप परिणाम निकलते हैं। बाह्य अभिप्रेरणा से अनुचित परिणाम भी निकल सकते हैं। अतः जहां तक संभव हो कार्य आंतरिक अभिप्रेरणा से ही करना चाहिए। बच्चों को खुद से सीखने की आदत डालनी चाहिए। उस पर कुछ व्यवहार थोपना नहीं चाहिए। खुद जो करेगा उसे वो हमेशा याद रहेगा, उसे प्रेरणा मिलेगी। कार्य आंतरिक अभिप्रेरणा से ही करना चाहिए, परंतु जहां तक असंभव हो वहां बाह्य अभिप्रेरणा का प्रयोग कहीं कहीं कर लेना चाहिए। अतः सीखने की कार्य प्रकृति के अनुसार अध्यापक को उचित प्रकार से अभिप्रेरणा का उपयोग करना चाहिए, विद्यार्थी सीखने की क्रिया में जिससे रुचि ले सकें। तो दोस्तों आज हमने देखा मोटिवेशन का अर्थ, प्रकार और चक्र। और दोस्तों इससे संबंधित जो नोट्स हैं मैं वीडियो के अंत में आप लोगों को अटेंशन की तरह आपको इसमें नोट्स मिल जाएंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। और जो मेरे चैनल से अभी जुड़े हैं या देख रहे हैं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ने की कोशिश करें। और इसमें कुछ अगर मेरे पढ़ाने में कुछ आपको डाउट्स लगते हैं या कुछ चीज़ें आपको नहीं मिल रही हैं तो वो मुझे कमेंट द्वारा आप बता सकते हैं कि ये चीज़ें हमें प्रॉब्लम आ रही है, उसे मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार। लो।